नहीं यार, कहाँ कहाँ से फोटो खींच के लाता ही। बस बस बस, इन लोग का फिजिक्स थोड़ी ना मजबूत हो रहा है। छोड़ किसी का भी। V1 है प्लस माइनस जानता होगा तुम लोग, V2 है ये प्लस माइनस ये भी जानता होगा। इसमें से एक फ्लो करने वाला करंट I दे दिया गया है। क्वेश्चन तुमसे ये बोला कि अगर V1 2 वोल्ट हो, V2 0 वोल्ट हो, करंट I इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तीनों रेजिस्टर का कोई वैल्यू दिया है क्वेश्चन में? नहीं। मान लीजिए तीनों रेजिस्टर R है, सपोज तीनों रेजिस्टर R है, लेकिन आप क्या लेंगे? अच्छा ठीक है, सपोज ये तीनों रेजिस्टेंस R है। अगर ये तीनों रेजिस्टर R है तो आप V1 और V2 को लेके I का एक इक्वेशन बनाइए। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज इसमें I लिखा हुआ है ना, यहां से लिख लो I1 और यहां से लिख दो I माइनस I1। आ गया? हाँ देखो ना, यहाँ से V1 में I1 ले ली, इधर से I माइनस I1 ले लिया। तुम लोग ऐसे सोचा था कभी? नहीं ना। देखा, इधर चला गया I1, इधर चला गया I माइनस I1। दो बार लूप रूल लगाओ। एक्चुअली तीन लूप है, तीन लूप है ना? हाँ, तीन लूप, तीन वेरिएबल है, I, I1 और R, तीन वेरिएबल है ना। तीन इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करके I का वैल्यू लिख लो, फिर जो जो डाटा दिया है उसको पुट कर दो और देखो कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है। कर दे या कर लेगा? कर दे। A B C D E और F, इन लूप A B E F A, V1 माइनस I1 R माइनस I R इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 रहने दो। इन लूप B C D E B, B C D E B, इधर से करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए करंट इधर से आ रहा है, करंट के अपोजिट में आप जा रहे हैं। अरे रुक जा रहा है इधर। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। टू इक्वेशन यहाँ बनाए हम लोग, यहाँ करंट के अपोजिट में जा रहे थे, ऐसे घूमे। ठीक है, ऐसा। अब देखो इन लूप बड़ा वाला A B C D E F A, पूरा बड़ा सा लूप। यहाँ देखो करंट के डायरेक्शन में गया तो माइनस I1 R, यहाँ करंट के अपोजिट में गए तो प्लस I माइनस I1 इंटू R, फिर यहाँ देखो प्लस से माइनस में गया माइनस V2, और फिर यहाँ देखो प्लस V1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। थर्ड इक्वेशन में देखना, चलो तीनों इक्वेशन से करना क्या है ना, हम लोग को ध्यान रखना, हम लोग को R को और I1 दो को हटाना है, R और I1 दो को हटाना है। I और V1 के टर्म में हमको आंसर चाहिए। क्या ये लाइन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहला और दूसरा से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 V1 इज इक्वल्स टू R कॉमन, तो I माइनस I1 या I प्लस I1, I प्लस I1 आ जाएगा, I प्लस I1 आ जाएगा। सही है, तो यहां से जरा गौर करना, यहां से जरा गौर करना। R जहां भी जरूरत पड़ेगा V1 बाई I माइनस I प्लस I1 लिख लेंगे। क्लियर? R का जहां भी जरूरत पड़ेगा। अब R हम 2 और 3 में यूज करने जा रहे हैं।
फ्रॉम इक्वेशन टू क्या लिखते हैं, I माइनस I1 और प्लस I इंटू R इज इक्वल टू V2। सही है, सही है ना? यस सर। तो यहां से R का वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये हो गया 2I माइनस I1, R की जगह पे V1 बाई I प्लस I1 इज इक्वल टू V2। सही है। अब इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 3 में देखो R कॉमन ले लें तो माइनस I1, हाँ ठीक। तो यहां हो गया I माइनस 2I1 इंटू R इज इक्वल टू V1 माइनस V2। फिर R का वैल्यू आप पुट कर दिए, I माइनस 2I1 R की जगह पे V1 बाई I प्लस I1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास 4 और 5 करके दो इक्वेशन बन गया, 4 और 5। 4 से क्या करो, I1 का वैल्यू निकाल के 5 में I1 पुट कर दो, तो केवल तुम्हारे पास I और V1 V2 रहेगा। क्या सही है? बोलो जी बोलो। 4 से I1 निकाल के 5th में पुट कर देंगे, तो तुम्हारे पास रहेगा V1 V2 और I रहेगा। अब वहां पे जितना ऑप्शन है सब ऑप्शन को पुट कर करके देख लीजिएगा क्या तुम्हारा आंसर आता है। समझे? यही तरीका नोट। लिखा है लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल्स टू 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जी बताओ एनर्जी फ्लक्स का मतलब बताओ। एनर्जी फ्लक्स आप जब लिख रहे हैं यहाँ 20, यहाँ वाट है, वाट का मतलब हो गया आपका जूल पर सेकेंड और नीचे एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोलता, सही है? यस। तो ये तुमको बताया है कि 20 जूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब तुम्हारे पास एक सरफेस है, तुम्हारे पास एक सरफेस है जिसका एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑन सरफेस ऑफ एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हम लोग पावर एब्जॉर्ब, जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उसको देखो। आप अगर इस यूनिट को बहुत ध्यान से देखते हैं ना, तो आप इस एनर्जी फ्लक्स को इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। इंटेंसिटी इज आल्सो हैव सेम मीनिंग, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। समझे? So power absorbed will be equals to intensity into area। था 20 watt per centimeter square multiplied with 30 centimeter square। So 30 centimeter square इससे कैंसिल, ये हो गया हम लोग का 600 watt। 600 watt का मतलब हो गया 600 जूल पर सेकेंड। 600 जूल पर सेकेंड। पूछा क्या है? मोमेंटम। The total momentum delivered for complete absorption during 30 minutes। अब आओ, in 30 minutes total energy absorb, टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगा, क्या हम लोग इस पर्टिकुलर पावर को 30 मिनट्स मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर दें,
तो 600 वाट आया, वाट का मतलब हो गया जूल पर सेकेंड। अब 30 मिनट्स है ना, 30 इंटू 60 सेकेंड्स, सेकेंड कैंसिल, तो ये हो गया हम लोगों का 600 इंटू 1800 जूल। इतना जूल एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया, इतना जूल एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया, क्या सही है? तो याद करो मोमेंटम के लिए इक्वेशन लिखाया गया था, एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो जो आया उसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर ले यार। यही आंसर, समझे? यस सर। अब सोचो कि अगर ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर रहता तो क्या होता मोमेंटम डिलीवर? दुगना होता, दुगना। यस सर। एब्जॉर्ब नहीं होता लेकिन कुछ भी अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो इनिशियल मोमेंटम p, फाइनल मोमेंटम 0, सो चेंज इन मोमेंटम p। और अगर ये रिफ्लेक्ट करता है तो इनिशियल मोमेंटम p, फाइनल मोमेंटम माइनस p और चेंज इन मोमेंटम 2p। समझा? हाँ, माइनस डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम 2 हो जाएगा ना। तो ये परफेक्ट एब्जॉर्बर लिखा है क्वेश्चन में, तो जो मोमेंटम आया वही चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? यस सर। नोट करो फटाफट। यस सर, वही है। तो लास्ट ही तो पढ़े ना, एनर्जी विल बी इक्वली डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। तो इंटेंसिटी का मतलब ही होता है ना एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। फिर से दिमाग में एक फॉर्मूला बैठा लो, इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ना टाइम बदलना ना एरिया, तो एनर्जी और इंटेंसिटी सेम। आप इसी को लिख सकते हैं ना, पावर बाय एरिया। समझे? अच्छा, आप लोग इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं? इंटेंसिटी के बारे में आप लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये सब सपोज जैसे ये एक बल्ब है, इस बल्ब से रेडिएशन ऐसे निकला। याद रखिएगा ये एक पॉइंट सोर्स है, ये एक पॉइंट सोर्स है। अगर ये एक पॉइंट सोर्स है तो यहां से 3 मीटर दूर, क्या हम लोग इस स्फेरिकल शेल को ले सकते हैं? इसका पावर दिया हुआ है, इसका पावर कितना दिया हुआ है? तो इसका पावर दिया हुआ है 100 वॉट और इसका एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है? 2.5। एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5%, इट इज पॉइंट सोर्स। एफिशिएंसी है 2.5%। इसका मतलब बल्ब का पावर 100 वॉट है, लेकिन पावर जो आउटपुट निकलेगा वो इस पावर का एफिशिएंसी टाइम्स होगा 100 का 2.5%, मतलब 2.5 वॉट। समझा क्या? यस सर। अब ये पावर यहां से निकला, तो ये जो पूरा सरफेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है स्फेरिकल सरफेस। ये तुम्हारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है। यहां पे अगर हम टोटल एनर्जी लिखे, टोटल एनर्जी, अगर हम टी टाइम के अंदर इसका एनर्जी लिखे तो जो भी पावर इनटू टाइम होगा, और इस एनर्जी को अगर हम
एनर्जी डेंसिटी में बदले, therefore energy density will be equals to, जो भी तुम्हारा एनर्जी आया उसको आप इस पूरे वॉल्यूम से डिवाइड करें। दिमाग सही तरह से इसमें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा जी। साक्षी आपका क्वेश्चन था ना? Yes, sir. इसका सॉल्यूशन दिया है वहां पर? Yes, sir. दिया हुआ है। भेजो तो अभी। Yes, sir. भेजिए। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तो सेम प्रोड्यूस ना होगा। हाँ लेकिन एम्पलीट्यूड ना हम लोग जानते हैं, हम लोग तो एम्पलीट्यूड के साथ ही क्वेश्चन जानते हैं ना, या एम्पलीट्यूड तो मेंशन है नहीं। और एक्चुअली फिर से यहां से यहां तक डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है तो हर जगह इसका पॉइंट सोर्स है तो इसका एनर्जी डेंसिटी भी बदलेगा ना। पॉइंट सोर्स है तो उसका एनर्जी डेंसिटी भी बदलेगा ना। अगर तुम्हारे पास E का एक इक्वेशन दिया है 10 cos 10 to the power 7 है ना? Yes, sir. 10 to the power 7 t प्लस क्या लिखा उसके बाद kx लिखा है। Yes, sir. Cake. kx वोल्ट पर मीटर। ये क्या लिखा है? हाँ उसके बाद जे कैप। अच्छा चलो सोच के बताओ, क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स के साथ? इस इक्वेशन को देख के बताओ, ओमेगा हो गया 10 टू द पावर 7, देख के बता। सबसे पहले वेव चल किधर रहा है, किधर जा रहा है वेव? नेगेटिव एक्स ले जा रहा है। निगेटिव एक्स में जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस से उसका प्रोपगेशन। और दो तीन इंफॉर्मेशन दो, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है? वाई में। वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ जे कैप लगा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स इन वाई एक्सिस, negative x axis is velocity of wave। अब आपके पास जैसे बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, 2 पाई f लगाइए यहां पर, तो यहां से आपको एक फ्रीक्वेंसी मिल गया। और हमेशा ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो वेवलेंथ निकालना है तो c बाई f कर दो, वेवलेंथ आ गया। अच्छा अगर वेवलेंथ आ गया तो आप आसानी से k का वैल्यू भी निकाल सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। फिर आपका जो ऑप्शन मैच करता है आप करके देख लीजिए, नोट कर दीजिए फटाफट। अगला है द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऊपर में क्या लिखा हुआ है? Ex इक्वल्स टू 0, Ey दिया हुआ Ez 0। इलेक्ट्रिक फील्ड x 0, Ey का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2.5 न्यूटन पर कूलम cos 2 पाई 10 टू द पावर 6, 2 pi 10 to the power 6 रेडियन पर मीटर इनटू टाइम।
यहाँ रेडियन पर सेकेंड होगा माइनस पाई इंटू 10⁻⁻² रेडियन पर सेकेंड, यहां पर मीटर होगा इंटू एक्स, ठीक है। और यहां से फिर बताया गया कि Ez इज इक्वल्स टू 0। अच्छा देख के बता दो, सबको सामने है आपका, लिखा है मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 10, वेवलेंथ 100। चलो बताओ वेव जा किधर रहा, वेव का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स। वेव के वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी है पॉजिटिव एक्स की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन किधर हो रहा है? वाई एक्सिस की तरफ। इक्वेशन को गौर से देखो, क्या ओमेगा हम लोगों का 2 पाई इंटू 10⁻⁶ है? तो 2 पाई एफ लिखिए, 2 पाई इंटू 10⁻⁶ से इक्वेट करके फ्रीक्वेंसी निकल गया 10⁻⁶ हर्ट्ज। सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, जो भी होगा। अब यहाँ k के जगह पे देखो पाई इंटू 10⁻⁻² है। अब k को 2 पाई में लैम्डा से इक्वेट करके जो निकालना निकाल लो, यही तरीका है, ठीक है। ये इसी के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। उसके पहले चालू हो। अभी एक स्टेडी स्टेट होगा और इसका एक हिस्सा करंट का I1 ऊपर जा रहा होगा और इसमें मान लो I2 जा रहा होगा। अगर हम I1 लिखेंगे तो वो E बाई स्मॉल आर आएगा, और अगर हम I2 लिखेंगे तो वो E बाई कैपिटल आर आएगा। क्या सही है? नहीं समझा? यस सर, पोटेंशियल सेम ही हो। हाँ पोटेंशियल सेम। और ये तो एक कंडक्टिव वायर है ना अभी। अब मान ले जैसे हम लोग नीचे वाले को बैटरी को सडनली हटा दें, अगर आप नीचे वाला बैटरी सडनली हटा दिए तो फिर क्या होगा? इसका करंट तो तुरंत 0 हो गया, लेकिन ये इंडक्टर तो तुरंत रिस्पांस नहीं ना करता, वो रोकता है चीज को, मतलब आप ऐसे मानो कि इसके अंदर का जो करंट I1 था दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। क्या सही है? यस सर। तो अगर I1 इधर है तो क्षण भर के लिए EMF इधर डेवलप हो जाएगा। सॉरी गलत, ये घट रहा है ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए EMF इधर डेवलप हो जाएगा। क्या बोलता है? यस सर। इसको हम एक I नाम दे दे, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, तो सर्किट में ये ऐसे चल रहा होगा कि अप्लाइंग लूप रूल, इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया तो प्लस ही करंट के डायरेक्शन में गए तो माइनस IR, और फिर से यहाँ करंट के डायरेक्शन में गया माइनस IR इज इक्वल्स टू 0। सो E विल बी इक्वल्स टू I कॉमन तो R प्लस R। क्या हम लोग E को लिख सकते हैं? L दिया हुआ है क्या उसमें? इंडक्टर दिया हुआ है? L बस लिखा हुआ है सर। अच्छा ये लिखा हुआ है। L टाइम्स ऑफ di by dt इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ R प्लस R। क्या यहाँ माइनस लगा दे क्योंकि करंट घट रहा है, सो माइनस ऑफ di by I
इज इक्वल्स टू आर प्लस आर बाई एल एंड dt। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ऑफ इंटीग्रेट करने के बाद माइनस ऑफ ln I इज इक्वल्स टू आर प्लस आर बाई एल एंड dt का इंटीग्रेशन t। लेकिन लिमिट चलना चाहिए ना। जीरो टाइम में करंट था I1 और t टाइम के बाद करंट हुआ है I। ओके, तो माइनस ऑफ ln I बाई I1 इज इक्वल्स टू R प्लस R बाई एल एंड टी। माइनस हटा दें तो ln I1 बाई I इज इक्वल्स टू R प्लस R बाई एल एंड टी। I1 बाई I इज e पे पावर R प्लस R एल एंड टी। हम लोग को I चाहिए, so I बाई I1 is e पे पावर माइनस ऑफ R प्लस R बाई एल एंड टी। और यहां से I का वैल्यू e की पावर माइनस हो गया। हाँ। I में I1 ठीक है ना, I1 e पे पावर माइनस R प्लस R बाई एल इंटू टी। बताओ जी आंसर साइड पर। यस सर, ये है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिए। ठीक है, सर इसका सेकंड नंबर सेकंड में क्या था, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द सॉलिड। देखिए ये करंट आ गया टाइम का फंक्शन, ये करंट आ गया टाइम का फंक्शन। ओके, तो स्मॉल हीट तुम लिखना I इंटू आई स्क्वायर आर, आर मतलब उसी का रेजिस्टर स्मॉल r इंटू dt और फिर इंटीग्रेट कर देना, तब तुमको हीट मिलेगा। समझे? यस सर। करंट टाइम का फंक्शन है ना, तो हीट के लिए इंटीग्रेशन जरूरी है। तो देखो, कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 20 वोल्ट। C का वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड और उसका जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट तक आप उसको चार्ज करते हैं। एंड देन सडनली शॉर्ट सर्किटेड बाय कॉइल ऑफ नेगेटिव इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कितना है, तो 8 माइक्रो हेनरी। आपसे पूछा गया कैलकुलेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी के लिए तो सीधा इक्वेशन है ना, 1/2 पाई अंडर रूट LC। इस फ्रीक्वेंसी को लगा दो, ये तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी आएगा। लेकिन बोला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशन, मतलब चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू। क्या चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू आपको याद है? C आता है, कॉपी देखेगा मिल जाएगा। बोलो जी बोलो, पढ़ा है? यस सर। हाँ हाँ, जो कैपेसिटर में चार्ज था वही होगा। मान लो L, C और R तीनों है। अगर L, C और R तीनों है तो इधर V0 L है, इधर V0 R है और नीचे V0 C है, यही ना। Hundred ohm resistance is connected to an AC source of 200 volt, angular frequency 300। रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100 ओम, जो हम लोग का वोल्टेज आरएमएस है वो है 200 वोल्ट और जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो है 300 रेडियन पर सेकेंड। When only the capacitance is removed, the current leads the voltage by 60। जब आप कैपेसिटर को हटा देंगे तो करंट जो है वो वोल्टेज से 60 लीड करेगा। अभी ऐसे समझ लेना थोड़ा ध्यान से, हो गया है बात। जब मेरा कैपेसिटर है तो ये दोनों कैंसिल है। यस सर। अगर ये दोनों कैंसिल है, बी प्रिपेयर,
अगर ये दोनों कैंसिल है तो वैसे केस में नीचे आ जाएंगे। बोलो बी डॉट एल और बी डॉट आर का रजिस्टर है, मतलब नेट रिजल्टेंट होगा अगर पीछे आ जाए। अभी ये दोनों कैंसिल है, वी नॉट एल और वी नॉट सी, ये दोनों ऐसा है। जैसे ही हम लोग कैपेसिटर इज रिमूव, जैसे ही हम लोग कैपेसिटर को हटाएं, वी नॉट आर वी नॉट एल, रिजल्टेंट इधर हो गया। लेकिन क्वेश्चन लिखा है करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60। When only capacitance is removed, the current leads the voltage by 60. The power dissipated in LCR circuit is. हाँ भाई, वोल्टेज लीड कर रहा है, वहाँ लैग रहता है। I² Z cos phi वाला लगाइए ना। कौन सा? I² Z cos phi। I स्क्वायर जेड कॉस पाई, यही ना? यस सर। तो आई कैसे लिखे? phi दिया हुआ है। आई कहाँ दिया हुआ? phi तो दिया हुआ है ना सर, 60 डिग्री। अच्छा, हमको ये नहीं पता चल रहा है कि पावर यहाँ का निकालना है कि यहाँ का। सेकंड केस का पावर निकालना है सर। सेकंड केस का कैसे पावर निकालना? पावर एलसीआर का पूछा गया है, लेकिन सेकंड केस में तो सी हट गया है। वही तो फर्स्ट वाला केस का पूछा है, समझे? यस सर। पावर देखो एलसीआर का पूछा है, लेकिन सेकंड केस में तो सी हट गया है ना। यस सर। जब आप कैपेसिटर हटाएंगे तो किसी भी हिसाब से मेरा करंट तो लैग करेगा ना, वोल्टेज लीड करेगा। अगर हम एक बार वोल्टेज को सोच के बना लेते हैं, देखते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं। हो सकता है 20 मिनट। तो हम लोग के पास है tan phi is equals to tan phi के जगह पे कितना, या cos phi सीधा हम पुट कर सकते हैं। क्या हम लोग यहाँ लिखते हैं बी आर एम एस का स्क्वायर बाई जेड इंटू कॉस फाई। सही है? अब जरा गौर करना, बी आर एम एस का अगर हम लोग वैल्यू बात करें तो बी आर एम एस तो आपका पास दिया हुआ है, और बिकॉज एक्सएल और एक्सी वी नॉट एल और वी नॉट सी बराबर है तो जेड तो आर के बराबर होगा ना। और यहाँ cos 60 पुट करो, सॉल्व करो, तो ये हो गया हम लोग का 200 का स्क्वायर और नीचे 100 और इंटू cos 60 1/2। 100 से कट गया, कितना आ गया? 100 है, 200 कितना है? 200 होगा सर। कितना आंसर? 400।